नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुरता के बुधवार साहित्यिक चर्चा में। साहित्य को सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसे जीना और समझना भी जरूरी है और इस मंच का उद्देश्य यही है, विचारों का मुक्त उत्सव। आज की चर्चा का विषय है भारत का जनजातीय समाज, साहित्य और संस्कृति, जो हमारे देश की सभ्यता का सबसे प्राचीन, सबसे जीवंत और सबसे प्राकृतिक स्वरूप है। भारत का जनजातीय समाज सिर्फ एक समुदाय नहीं, बल्कि कला, लोक संस्कृति, मिथक, नृत्य, संगीत और परंपराओं का विशाल संसार है। और आज हम उसी संसार की यात्रा पर चलने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं भारतीय जनजातीय संस्कृति के उस धरोहर लोक से, जहां शब्द नहीं, प्रकृति बोलती है, धुनें नहीं, समुदाय गाता है, और साहित्य नहीं, जीवन स्वयं कविता बन जाता है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी खासियत है इसकी विविधता और शहरों की भागदौड़ से दूर जंगलों और पहाड़ों में एक ऐसी दुनिया बसती है जो आज भी प्रकृति के सबसे करीब है। ये दुनिया है भारत के जनजातीय समाज की। आज हमारे पास डॉक्टर अशोक आकाश का एक लेख है और हम इसी के आधार पर इस दुनिया की एक कह सकते हैं गहन पड़ताल करने वाले हैं। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम भारत की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से की बात कर रहे हैं। कितना बड़ा? लगभग 10 करोड़ लोग, जिन्हें देश का मूल निवासी भी माना जाता है। पुराने ग्रंथों में इन्हें अत्विका कहा गया, गांधी जी ने इन्हें गिरिजन कहा, यानी पहाड़ों पर रहने वाले लोग। बिल्कुल। और हमारा संविधान इन्हें अनुसूचित जनजाति कहता है। और मजे की बात यह है कि भारत में संथाल, गोंड, भील, नागा ऐसी सैकड़ों जनजातियां हैं। सबकी भाषा अलग, रीति रिवाज अलग, लेकिन उन सभी के संस्कृति के मूल में एक ही चीज है, प्रकृति। वे सिर्फ प्रकृति के पूजक नहीं हैं, वे उसके संरक्षक भी हैं। लेख में एक बहुत ही रोचक वर्गीकरण किया गया है। जनजातियां दो तरह की हैं, एक जो स्थायी निवासी हैं और दूसरी जो घुमंतू हैं। स्थायी निवासियों को तो बहुत मेहनती, ईमानदार और दूरदर्शी बताया गया है, लेकिन घुमंतू जनजातियों के बारे में जो लिखा है वो सच में हैरान करने वाला है। उन्हें व्यापार, मनोरंजन और शिकार से लेकर भिक्षाटन और लूटपाट तक से जोड़ा गया है। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये उनके जीवन यापन के तरीकों को दिखाता है। लेकिन इसी के साथ इन्हीं घुमंतू जनजातियों की कुछ असाधारण ज्ञान भी होता है। कैसा ज्ञान? लेख के अनुसार उन्हें हस्तरेखा, ग्रह, नक्षत्र और मौसम के आकलन का एक विशेष ज्ञान होता है, जो वैज्ञानिकों को भी चकित कर देता है। अच्छा। हाँ, सूखा, बाढ़ या महामारी जैसी आपदाओं का वे समय से पहले अनुमान लगा लेते हैं। और वो करते क्या है फिर? वे इन आपदाओं को दैवीय प्रकोप मानते हैं और इनसे बचने के लिए वो सामूहिक रूप से प्रकृति से क्षमा याचना करते हैं। तो ये प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को दिखाता है। बिल्कुल। यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम उनकी मान्यताओं की बात करते हैं। लेख में बलि प्रथा का जिक्र है, उसे उनकी संस्कृति का मूल हिस्सा बताया गया है। हाँ, ये उनकी आस्था का एक अभिन्न अंग है, जहाँ ये माना जाता है कि पशु बलि से देवता प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और ये आम है, बहुत आम है। इसमें बकरा, मुर्गा या भैंसों की बलि दी जाती है। उनकी मान्यताओं की तरह ही उनका खानपान भी, वो भी पूरी तरह से उनके परिवेश पर ही निर्भर करता है। मतलब जंगल पर? हाँ, जंगल पर। ज्यादातर जनजातियां मांसाहारी हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में बासी उनका मुख्य भोजन है। पर कुछ जनजातियों में तो जंगली बिल्ली, गिलहरी, कुत्ते, सांप भी और लाल चींटियां भी भोजन में शामिल होती हैं। लाल चींटियां? ये तो वाकई अनोखा है। बिल्कुल, ये उनके संसाधनों के बेहतरीन इस्तेमाल को दिखाता है। जंगल में जो भी उपलब्ध है वो उनके भोजन का हिस्सा है। खानपान के अलावा उनके मनोरंजन के साधन भी, वो भी अनोखे हैं। लेख में मणिपुर के पुंगचोलम, मिजोरम के चिराव, बांस नृत्य, हाँ, और छत्तीसगढ़ के रीलो जैसे लोक नृत्यों का जिक्र है। लेकिन एक चिंता भी जताई गई है। क्या? कि जब व्यावसायिक कलाकार इन लोक कलाओं की नकल करके उन्हें एक विकृत रूप में पेश करते हैं तो इससे मूल संस्कृति को नुकसान पहुंच रहा है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि उनकी विरासत को कैसे संरक्षित किया जाए। हाँ। और उनकी विरासत बहुत गहरी है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि और वेद पुराणों के रचयिता वेद व्यास,
वो भी जनजातीय समुदाय से ही आते थे। ये एक ऐसी जानकारी है जो शायद बहुतों को पता नहीं होगी। बिल्कुल। रामचरितमानस में शबरी और कोल भीलों की राम भक्ति का वर्णन भी मिलता है। ये दिखाता है कि भारतीय साहित्य और आध्यात्म में उनका योगदान कितना पुराना और महत्वपूर्ण है। तो इस सब का क्या मतलब है? एक तरफ इतनी समृद्ध विरासत है और दूसरी तरफ आधुनिकीकरण की चुनौती। लेख बताता है कि कैसे हरित क्रांति, खनन और बड़े निर्माण कार्यों के कारण जंगल कटे, पहाड़ टूटे और इन जनजातियों को अपने ही घर से विस्थापित होना पड़ा, जिससे उनकी संस्कृति का पतन हुआ। तो क्या ये विकास उनके लिए विनाश बन गया? देखिए, ये तस्वीर का एक पहलू है। अच्छा। दूसरा पहलू ये है कि आज़ादी के बाद विशेषकर 60 और 70 के दशक में शिक्षा के प्रति एक नई चेतना आई। और फिर 80 और 90 के दशक में तकनीकी शिक्षा ने उनके लिए उच्च शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं के दरवाजे खोल दिए। और इसका नतीजा हम आज देख रहे हैं। बिल्कुल। आज हजारों आदिवासी परिवार उच्च पदों पर हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण तो राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू का पहुंचना है। सही बात है। ये दिखाता है कि जनजातीय समाज, खासकर महिलाएं, किस तरह समाज की मुख्य धारा का नेतृत्व कर रही हैं। प्रगति के बावजूद लेख एक बड़ी कमजोरी की ओर भी इशारा करता है। ये बताया गया है कि शराब, सल्फी, गांजा जैसे नशों का सेवन वो उनकी संस्कृति का हिस्सा सा बन गया है। बिल्कुल, ये एक आंतरिक चुनौती है। और ये उत्सवों के नाम पर होने वाले फिजूल खर्च के साथ मिलकर उनकी गरीबी का एक बड़ा कारण है। हाँ, ये उनके विकास की राह में एक बहुत बड़ी बाधा है। तो कुल मिला के हम एक ऐसी तस्वीर देखते हैं जहाँ एक और प्रकृति से जुड़ा एक गहरा, ज्ञान संपन्न और कलात्मक समाज है, और दूसरी ओर विस्थापन, सांस्कृतिक शरण और नशे जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। बिल्कुल। उन्होंने भारतीय समाज को बहुत कुछ दिया है और आज भी दे रहे हैं। तो आज की इस चर्चा से यह साफ है कि भारत का जनजातीय समाज केवल एक सांस्कृतिक समूह नहीं, बल्कि एक जीती जागती विरासत है। प्रकृति के साथ उनका संतुलन, उनकी कला और उनका प्राचीन ज्ञान, ये आज के आधुनिक समाज के लिए भी एक सबक है। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है कि जैसे जैसे जनजातीय समाज मुख्य धारा में और एकीकृत हो रहा है, असली चुनौती ये है कि वो अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान और प्रकृति के साथ उस गहरे संबंध को कैसे बनाए रख सकते हैं। क्या विकास और परंपरा एक साथ चल सकते हैं, या एक को दूसरे के लिए हमेशा कीमत चुकानी पड़ेगी? हाँ, ये सवाल सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सबके लिए है। साथियों, आज की चर्चा में हमने देखा कि भारत का जनजातीय समाज हमारी संस्कृति का वह आधार है जिसने सदियों से प्रकृति, सामुदायिकता और सरल जीवन दर्शन के माध्यम से भारतीय साहित्य को नई दिशा और गहराई दी है। हमारा कर्तव्य है कि इन परंपराओं को सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि समझें, संजोए और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। सुरता के बुधवार का उद्देश्य भी यही है, साहित्य के हर पहलू को खुले संवाद में लाना, ताकि विचारों का यह प्रवाह निरंतर चलता रहे। आज की उपस्थिति के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। अगले बुधवार फिर मिलेंगे, एक नए साहित्यिक आयाम, एक नई चर्चा और नए विचारों के साथ। तब तक साहित्य के साथ जुड़े रहिए और सुरता की इस धरोहर को आगे बढ़ाते रहिए। नमस्कार।